हम हाथों पे खींचेंगे लकीर अपनी, हम हाथों पे खींचेंगे लकीर अपनी, हम मेहनत करने वाले लिख देंगे तकदीर अपनी। जी हाँ दोस्तों, जो लोग अपनी मेहनत पे भरोसा करते हैं वही अपनी तकदीर लिखते हैं, ना कि जो अपनी हाथों की लकीरों पे भरोसा करते हैं। क्योंकि दोस्तों जिनके हाथ नहीं भी होते वो भी अपने हौसले, अपनी मेहनत की बदौलत अपनी तकदीर लिखते हैं। तो दोस्तों अपनी मेहनत, अपने हौसले पे भरोसा कीजिए और आपके इसी मेहनत और हौसले को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग लेकर चल रहे हैं ये 20 दिनों का क्रैश कोर्स। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम है चंदन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडू नगरी में। दोस्तों हम जो ये ग्रुप डी का 20 दिनों का क्रैश कोर्स लेकर चल रहे हैं मैथ के लिए, इस मैथ के आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुपात और समानुपात के बारे में, यानी कि रेशियो और प्रोपोर्शन। अब ये अनुपात क्या होता है? जब भी हम किसी की तुलना करते हैं, जैसे कि ये तो 4 घंटा पढ़ता है, तुम 2 ही घंटा पढ़ते हो, तो ये जब 4 और 2 का ये जो तुलना हुआ, इसी को हम लोग कहते हैं अनुपात। और ये अब समानुपात क्या है? अब ये समानुपात वो है कि जैसे तुम तो 2 घंटा पढ़ते हो, 4 घंटा सोते हो, और वो तो 6 घंटा पढ़ता है और 4 घंटा सोता है। ठीक है, तो ये जो जब हम 2 अनुपातों को हम समान कर रहे हैं, यानी कि 2 अनुपातों में हम समानता दिखाते हैं, तो इसे कहते हैं समानुपात। इसी चीज को हम धीरे धीरे क्वेश्चंस के जरिए हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है कि 2 संख्याएं 19 और 11 के अनुपात में हैं। यदि संख्याओं के बीच का अंतर 40 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो चलिए दोस्तों पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि x अनुपात में y दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि x और उसको भाग में लिखा हुआ है y। ठीक है, तो आप तो ये समझ गए x को भाग देना है y से। अब इसमें अगर हम x और ये बीच वाला लाइन हटा दिए, यानी कि 2 बिंदु रह गए और ये हो गया, तो ये आपका हो गया अनुपात। ठीक है, और इसको फिर से हमने लिख दिया है। और अगर हम इसमें ये दोनों हटा दें और उसके बाद ये x को और ये फिर लिख दिए और हमने लिख दिया y, यानी कि इन तीनों का मतलब जो होता है एक ही होता है। ये देखिए, ये आपको भाग कहलाता है, ये आपका अनुपात कहलाता है और ये आपका फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, मतलब कि भिन्न। तो यही है हमारा अनुपात। अब अनुपात से आप फैमिलियर हो गए होंगे कि अनुपात क्या है। तो चलिए अब हम अनुपात के सवाल पे चलते हैं। अनुपात का हमारा जो सवाल है ये हमें लिखा हुआ है 19 अनुपात में 11 और बोल रहा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 40 है। ठीक है, तो अभी हम देख लीजिए कि ये 19 है और 11 है। हमें क्या करना होता है? इस दोनों का अंतर निकाल देना होता है। इन दोनों का अंतर कितना आया? ये आया हमारा 8 और इसी 8 के बराबर हमें दिया हुआ है 40। तो अब हमें फाइंड करना है तो संख्याओं का योग क्या होगा। ये दोनों संख्याएं कितनी है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितने हो गए? 9 और 1 10 का 0 हमें चाहिए 1 2 और 1 3, यानी कि 8 बराबर 40 है तो 3 बराबर कितना होगा? तो देखिए 8 पचे 40 होता है, तो 3 पचे 15 और 1 0। इसको जब ये 5 से गुना हुआ है तो हमने भी इसे 5 से गुना कर दिया और यही हमारा आंसर निकल गया। देखिए कितना आसान सा सवाल है, इसे उतार लीजिए आप लोग। तो दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि A और B के आय का अनुपात जो है 4 और 5 है, उनके व्यय का अनुपात 3 और 4 है। A और B प्रत्येक अपनी बचत 5,000 रुपये करते हैं, तो A की आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखिए दोस्तों, इसमें आय जो है इनका वो है 4 और 5 के अनुपात में। ठीक है, और इसमें व्यय जो है वो है इनका 3 और 4 के अनुपात में। तो अब देखिए ये 4 रुपये कमाता है, 3 रुपये खर्च करता है, 5 रुपये कमाता है, 4 रुपये खर्च करता है, यानी कि इसके बीच का भी अंतर 1 आया और इसके बीच का भी अंतर 1 आया। ठीक है, और यहाँ पे बताया भी गया है कि A और B प्रत्येक 5,000 रुपये का बचत करते हैं। यहाँ पर भी इक्वल इनका डिफरेंस आ रहा है और वहां पर भी बताया है कि 5,000 रुपये ही बचत करता है, यानी कि आपको दिया हुआ है 1 बराबर में 5,000। ठीक है, 1 बराबर में आपको पता चल गया कि 5,000 है, तो आपको बताना है A की आय। A की आय कितनी है? ये हमारा A है और ये हमारा B है, ये हमारा आय है और ये हमारा व्यय है। तो हमारी A की आय कितनी आ गई? 4। तो 1 बराबर जब 5,000 है तो 4 बराबर कितना होगा? 4 से गुना कर देंगे, यानी कि ये आ जाएगा आपका 20,000 रुपये और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल कितना इजी है, उतार लीजिए इसे।
चलिए दोस्तों हम अपना अगला सवाल देखते हैं, जो कि है कि P अनुपात Q बराबर जो है वो 3:2 के है। तो पूछता है कि P प्लस में Q और अनुपात P माइनस में Q का क्या अनुपात होगा। तो चलिए हम पहले लिख लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, P अनुपात में Q यानी कि बटा में Q, और ये हमें दिया हुआ है 3/2 के। ठीक है, तो हमसे पूछा है P प्लस में Q और P माइनस में Q का। ठीक है, इसको हम एकदम सिंपल तरीके से बना देंगे। आप इस P को ही 3 मान लीजिए और Q को 2 मान लीजिए। तो आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा 3 प्लस में 2 और ये हमारा हो जाएगा 3 माइनस में 2। तो हमारा क्या आ गया 5 और बटा में 1, यानी कि आपका आंसर होगा 5:1। बहुत आसान सा सवाल है। जब भी आपको इस तरीके से दिया हो, आप P बराबर में 3 जो आपका दिया होगा वो मान लीजिएगा, Q बराबर में जो दिया होगा वो मान लीजिएगा, सवाल में पुट कर दीजिएगा, आंसर आपका निकल जाएगा। उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 3x प्लस में 2y अनुपात में 3x माइनस में 2y इक्वल टू 5:3 है। तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहले x y का मान देके पूछ लिया था, अभी आपसे क्या कर लिया है, आपको बता दिया है कि 3x प्लस में 2y बटा में 3x और माइनस में 2y इक्वल टू आपको दे दिया है कि 5:3 है। तो आपसे x अनुपात में y पूछा है। ठीक है, तो आप इसको सिंपली क्या कीजिए, इस 3 से इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 5 से इधर का मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए हम लोग कर लेते हैं। 3 के 9 हो गया, 9x प्लस में 6y और ये हमारा हो जाएगा 15x और ये हो जाएगा हमारा -10y। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, x को एक तरफ भेज देंगे, y को एक तरफ भेज देंगे। x वाले को इधर ही भेज देते हैं, ठीक है, और y वाले को इधर भेज देते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा 16y और ये हमारा हो जाएगा 15 में से तो 9 गया, तो हमारा आ गया 6x। ठीक है, तो अब हमारा x बटा y क्या आएगा, अगर हम इस y को इधर भेज दें तो हमारा आएगा x बटा y इक्वल टू ये हो जाएगा 16/6। ठीक है, अब इसे हम काट के छोटा कर लेंगे। 3 से जाता है, 3 दूनी के 2 से जा रहा है, 2 से ये जाएगा 3 बार में और 2 से ये जाएगा 8 बार में, यानी कि 8/3, जिसको हम 8:3 लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देख लीजिए कितना आसान है, उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, हम मध्य अनुपाती, तृतीय अनुपाती और चतुर्थ अनुपात को समझने से पहले हम उसके फॉर्मूलाज को समझ लेते हैं, उसके क्वेश्चन को डील करने से पहले। तो देखिए दोस्तों, अगर हमने एक ले लिया x और y का और इसी का समानुपात, इस समानुपात का साइन होता है, और हमने ले लिया y अनुपात में यहाँ पर m हम ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं x अनुपात में, ये y दोनों में कॉमन है तो हमने y लिख लिया और ये हमारा m हो गया। ठीक है, तो ये हमारा समानुपात है और इसे हमने अनुपात में लिख लिया, तो ये प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात और तृतीय अनुपात। अब आते हैं हम इसके ऊपर। अब देखिए ये जो है, हम अगर इसको एलिब्रेट करके देखें तो देखिए x बटा में y हो जाएगा बराबर में y बटा में m हो जाएगा। तो अगर हमें एक तरफ लिखना हो तो ये y ऊपर जाके y² हो गया और ये xm, यानी कि xm बराबर में y का स्क्वायर। तो आपको समझ में आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है तो जो जितना आएगा वो किसके बराबर होता है, इन दोनों के बराबर होता है। यानी कि प्रथम और चतुर्थ का जो अनुपात हो, जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा द्वितीय और तृतीय के। ठीक है, यहां तक आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग आते हैं। जब हमें फाइंड करना होता है, जैसे हमने ये y हमको फाइंड करना है, यानी कि मध्य अनुपाती, इसका मतलब ये कह रहा है कि ये x अनुपात यहाँ पे कुछ होगा, हम इसको मान लेते हैं p। ठीक है, और ये p जो है ये इधर भी होगा p और यहाँ पे m होगा, हमको यही फाइंड करना है। यानी कि हम क्या करेंगे, ये जब ये आ गया तो ये देखिए p² में हो गया बराबर में क्या हो गया, x और m। तो यानी कि जब हमको p फाइंड करना होगा तो इसके ऊपर रूट चाहेंगे। तो इसी हिसाब से हमको क्या पता चलता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मध्य अनुपाती जो होगा वो क्या होगा, प्रथम संख्या, और इसको आप तृतीय संख्या मान लीजिए जो भी, तो ये दोनों ही संख्याओं का क्या होगा, जो भी हम लिख लेते हैं x और m, x m का क्या होगा,
रूट हो जाएगा। ठीक है, इनका गुणनफल करके हम रूट निकाल देंगे तो हमें मध्य अनुपाती मिल गया। ठीक है, यहाँ से हमको मध्य अनुपाती समझ में आया। अगर हम फिर यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, यहीं पे अगर हम x और यहाँ पे p दिया हुआ है तो p और यहाँ पे हमने m मान लिया, तो ये m हम मानते नहीं है, हम इसे फाइंड कर लेते हैं। क्या करेंगे, अब हम इसको फाइंड करेंगे। तो देखिए ये प्रथम, द्वितीय और ये तृतीय। अब हमको तृतीय अनुपात निकालना है, तो जब हमें तृतीय अनुपात निकालना होगा तो हमको क्या पता है, x अनुपात में p समानुपात p अनुपात में यहाँ कुछ होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का गुणनफल और इससे जब हम भाग देंगे तो हमें ये मिल जाएगा, क्योंकि हम यहाँ से लेते हुए आ रहे हैं। तो चलिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा p स्क्वायर बटा में x, ये क्या निकलेगा हमारा तृतीय अनुपात। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा ये तृतीय अनुपात क्या है। और जब इसी में हम देखते हैं तो ये हमारा चतुर्थ अनुपात हो जाता है और ये हमारा पहला अनुपात हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे सवाल समझ में आए होंगे, जितने भी कहाँ से ये फॉर्मूलाज निकल के आए हैं। तो आप एक काम कीजिए, इसको उतार लीजिए और तब इसके बाद हम लोग सवालों को देखते हैं। दोस्तों, हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 25 और 121 का मध्य अनुपाती क्या है। अब ये मध्य अनुपाती क्या होता है, सब ऐसे समझ लीजिए कि अगर ये x अनुपात में y और उसके बाद फिर समानुपात में y और अनुपात में m लिखा है, तो इसी को हम जब लिखेंगे x अनुपात में y का स्क्वायर अनुपात में m, तो ये जो होता है हमारा, ये होगा हमारा मध्य अनुपाती, यानी कि ये m हो जाएगा, यानी कि x और m का गुणनफल जो कि इसके बराबर होना चाहिए। अब चलिए हम इसे सवाल पे ही देख लेते हैं। सवाल हमारा जो है वो ये कहता है कि मध्य अनुपाती आपका 25 और यहाँ पे कुछ होना चाहिए और ये 121 के बीच का मध्य अनुपाती। मध्य अनुपाती मतलब बीच का। तो ये क्या होता है हमारा मध्य अनुपाती बराबर मध्य अनुपाती बराबर क्या होता है, 25 और 121 का जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसके ऊपर हम रूट चढ़ा देंगे, क्योंकि ये जो बीच वाला होता है मैंने बताया ये x का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो ये जब हमको x निकालना होगा तो रूट चढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने रूट चढ़ा दिया। अब ये कितना हो गया, ये बाहर निकलेगा तो एक 5 निकलेगा और एक 11 निकलेगा, यानी कि ये हो गया हमारा 55, जो कि इस सवाल का आंसर हो गया। यानी कि मध्य अनुपाती क्या होगा, इन दोनों के गुणनफल को हम रूट जब कर देंगे, यानी कि उसका रूट निकाल देंगे, तो हमें जो आएगा वही हमारा आंसर हो गया। उतार लीजिए इसे मध्य अनुपाती को। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि दो अंक हैं जो 12 है और 48 है, इसका तीसरा अनुपातिक अंक खोजना है, यानी कि तृतीय अनुपाती अब ढूंढना है। तो अब देखिए यहाँ पे 2 अंक दे दिए गए हैं, यानी कि 12 अनुपात में 48 दे दिया गया है और तीसरा अनुपात ढूंढ रहा है। यानी कि हमको क्या करना होगा, इसका स्क्वायर करके अब ये इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर होना चाहिए था, लेकिन एक नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करके इस नंबर से भाग दे देंगे, यानी कि तृतीय अनुपाती जो होता है वो क्या होगा 48 का स्क्वायर और बटा में 12। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हमने 48 इंटू में 48 लिख लिया और बटा में 12 कर लिया। 12 चौक 48 और 48 को ही हमने 4 से गुना कर लिया, तो कितना हो जाएगा 8 चौके 32 का 2 हाथ में बचा 3, 4 चौके 16 और 16 3 19, यानी कि 192, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये तृतीय अनुपाती है तो इसे निकालना है। ठीक है, अब इसे हम अगर बड़ा कर दें तो बड़ा करके हम यही लिख सकते हैं 12 अनुपात में 48 समानुपात ये भी 48 हो जाएगा और अनुपात में ये फाइंड करना है। तो हम जानते हैं कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ये बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को उतार लीजिए। तो दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि 6, 24 और 83 का चौथा अनुपात क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ दिया है, ये 6 अनुपात में 24 और यहाँ समानुपात क्या हो जाएगा 83 और अनुपात में ये पूछ दिया है।
अब चौथा अनुपात, तो हम क्या जानते हैं कि प्रथम अनुपात और चौथा अनुपात को गुना करने के बाद इन दोनों का भी गुना जब करेंगे तो ये प्रथम और चतुर्थ अनुपात का जो गुणनफल आएगा वो द्वितीय और तृतीय गुणनफल के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं इसको x बराबर, हम क्या लिखेंगे, इसको हमने x मान लिया तो ये 24 गुना में 83 और बटा में 6 से हमने भाग दिया, 6 चौक 24 और 4 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 3 12 का 2 हाथ में बचा 1, 8 चौक 32, 32 और 1 33, यानी कि 332 यही हमारे इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, इसे भी उतार लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये है हमारा कि 162 और 128 के बीच का मध्य अनुपाती जो है वो x है, 32 और 72 का तृतीय अनुपाती जो है y है, तो x और y का अनुपात क्या होगा। तो चलिए पहले हम देख लेते हैं। हमारा पहला सवाल में बोल रहा है कि 162 अनुपात में कितना दिया हुआ है 120। अच्छा, ये मध्य अनुपाती फाइंड करना है, यानी कि यहाँ पे कुछ होना चाहिए और यहाँ पे कितना होगा 128। तो हम इसे x को फाइंड करना है, तो हमारा क्या हो जाएगा x स्क्वायर बराबर क्या होगा 162 इंटू में 128, यानी कि इसका और इसका गुना होगा क्योंकि मध्य अनुपाती निकालना है और ये हमारा स्क्वायर में आ जाएगा। तो अब देखिए, जब हमको x निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे, 162 इंटू में 128। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए अब इतना गुना करेंगे, उसके बाद क्या आएगा, हम क्या करते हैं, सिंपल सा 162 को हम निकाल लेते हैं इसका फैक्टर। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से निकाला 2 8 16, 2 1 2, 3 से निकाला 3 दूनी के 6, 3 7 21, 3 से निकाला 3 9 27, 3 से फिर निकाला तो 3 और ये फिर आगे 3 1 3, ये हमारा निकल गया 162 का। अब हम क्या करेंगे, हम निकाल लेते हैं इधर ही, है ना, 128 का। तो जब हम 128 का निकालते हैं तो 2 से 2 छक्के 12 और 2 चौक 8, फिर 2 से 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से 8, 2 से 4 और फिर 2 से ये 2, यानी कि 2 से फिर 1। इस तरीके से हमारा निकल गया। अब हमें इस अंडर रूट से बाहर निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम 2 गुणनफल में से किसी एक को लेते हैं, तो हम 2 का जोड़ा बना लेंगे, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, ये बच गया हमारा, रहने देते हैं। ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा। अब देखिए इधर भी 1 जोड़ा, 1 है 2 और यहाँ पे भी 2 है, यानी कि ये दोनों मिलके 1 जोड़ा और बना देंगे। तो अब जो बाहर निकलेगा हमारा क्या निकलेगा, 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में, और ये एक और 2 हो गया, 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ठीक है, ये हमारा निकला। इसको जब हम गुणनफल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 3 के 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 दूनी आपका 144। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा 144 निकल गया, किसका वैल्यू, ये तृतीय अनुपात का निकल गया। ठीक है, ये सॉरी मध्य अनुपात का निकल गया, हम मध्य लिख देते हैं, मध्य अनुपात का निकल गया। अब हमें निकालना है तृतीय अनुपात का। तृतीय अनुपात में हमको दिया हुआ है कि 32 अनुपात में 72 और अनुपात में यहाँ पे कुछ होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस 72 को स्क्वायर करके 32 से भाग देना है। यानी कि हम अगर यहाँ पे y लिख ले, ये y भी हमको दिया हुआ है कि y होगा, तो y बराबर हमारा क्या होगा 72 इंटू में 72 और ये डिवाइड बाई हो जाएगा हमारा 32। और जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा, ये जाएगा आपका 2 से तो 16 बार में, ये 2 से तो 3 और ये 36, 4 से चला गया 4 चौके 16, तो 4 9 36। ठीक है, अब ये 4 से ये फिर 72 शायद कट रहा है, काट देते हैं। 4 से ये गया 4 एकम 4 और फिर बचा 32, तो कितना हो जाएगा 4 8 32, यानी कि 18 9 आपका कितना हो जाएगा, 18 9 हो जाएगा आपका 162। तो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, ये x है, ये हमारा y है, y का वैल्यू x का वैल्यू दोनों मिल गया। अब हमें क्या करना था, इसी को बटे में लिखना था, तो ये हमारा बटा हो जाएगा 144/162, ये हमारा x बटा में y आ गया। ठीक है, अब इसी को हम जब काटेंगे तो ये हमारा कट के कितना आएगा, ये हमारा आ जाएगा 8/9 और यही हमारा 8 अनुपात में 9 जो कि इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आया होगा। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, थोड़ा सा हौच-पौच हो गया है, आप इसे उतार लीजिए।
तो चलिए दोस्तों अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यह है कि यदि 18 और x का तृतीय अनुपाती 32 है, यानी कि 18 और x का जो तृतीय अनुपाती है वो 32 है। उसके बाद बोला है कि 24 और y का तृतीय अनुपाती 54 है, यानी कि 24 और y का तृतीय अनुपाती कितना है? 54 है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये x और y के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस लाइन से हमें ये समझ में आता है, कि एक्स स्क्वायर बराबर हमारा होगा 18 गुने में 32, और इस लाइन से हमें समझ में आता है कि वाई स्क्वायर बराबर, क्योंकि ये आपका मध्य अनुपात है, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा 24 और यहाँ गुना में 54। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको हमको अनुपात में निकालना है, एक्स अनुपात वाई, तो हम यहीं पे बटा लगा देते हैं, हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगा। हम इसको यहाँ पे मिटा दिए, यहाँ पे ये लिख दिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें क्या करना है, काट देना है, जो कटता है काट दो। ठीक है, तो देखिए 18 तिया 54, ठीक है, और ये आपका चला जाएगा 4 से, 4 पचे 4 6 24, 4 7 28, 4 32। ठीक है, और भी कट रहा है, हाँ कट रहा है, 3 से कट रहा है, ये 4 बार में कट गया, 2 से गया ये 3 बार में, ये 2 से गया 4 बार में। तो हमारा अगर हमको x और बटा में y निकालना हो तो हमें क्या करना होगा, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ाना होगा, किसके ऊपर, 4 बटा में 9। तो जो बाहर निकल के हमारा कितना आ जाएगा, 2 बटा में 3, और यही हमारे इस सवाल का आंसर हो जाएगा। अनुपात में लिखा होगा तो ये 2 अनुपात में 3 हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे भी। तो दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यदि a अनुपात में b 11 अनुपात में 7 हो, b अनुपात में c 5 अनुपात में 19 हो, तो a b c का मान क्या होगा। अब देखिए इसको क्या करना है, 2 अनुपात दिया हुआ है, अब इसको आपको 3 में बदल देना है। तो देखिए हम पहले लिख लेते हैं a, यहाँ पे b और यहाँ पे c। तो a हमारा दिया हुआ है 11 और ये हमें दिया हुआ है 7, और दूसरे वाले अनुपात में हमें ये b दिया हुआ है 5 और ये यहाँ पे दिया हुआ है 19। और जब हमको इसको सॉल्व करना होगा, यानी a b c में बदलना होगा, तो हम पहला मेथड क्या करते हैं, इन दोनों को चाहते हैं कि कोई भी एक इक्वल हो जाए, यानी कि ये या तो ये 5 7 बन जाए या तो ये 7 5 बन जाए। जब नहीं बनता है तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस 5 है यहाँ पे तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ 7 है तो यहाँ 7 लिख देंगे। ठीक है, एकदम आसानी से, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, देखिए 11 पचे 55, ठीक है, और 7 पचे 35, और आपका ये कितना हो जाएगा, 19 सते 133। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया। अब देखिए 55 35 और 133 में आया। अब अगर आप इन्हीं दोनों पे देखते हैं तो देखिए 55 और 35 सिर्फ एक ही में है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 3 है। ठीक है, इस अनुपात में, मतलब a और b के अनुपात में, जैसे 55 और 35 है, उसके बाद लास्ट में 133 होगा, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान सा सवाल था। हम पहला क्या देखेंगे कि अगर ये 5 को 7 बना सकते हैं और इस 7 को 5 बना सकते हैं तो ठीक है, और नहीं बना सकते तो फिर हमें यही मेथड यूज करना होगा। यहाँ पे 5 लिख देंगे, यहाँ पे 7 लिख के, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, उतार लीजिए इसे। तो चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की भी तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एक बॉक्स में 60 रुपए हैं। इसमें 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, जो कि 5 अनुपात 6 अनुपात 8 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है। ये रेलवे का बहुत ही पसंदीदा सवाल है, हमेशा ऐसा सवाल पूछा जाता है, बस डेटा चेंज होते हैं। तो देखिए अभी हमसे क्या पूछा गया, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई। हम पहला इसको अगर हम हिट एंड ट्राई मेथड बोले तो ये देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपको 50 पैसे पूछा गया, 50 पैसे का अनुपात में कितना दिया हुआ है, 6 लिखा हुआ है। अब हम देख लेंगे कि ऑप्शन में जो है, ये ऑप्शन में 6 से कटने वाला कौन सा है। तो देखिए एक ऑप्शन में 6 से कटता है पहला नंबर, जो कि है तो आपका 30, और फिर उसके बाद चौथा नंबर जो कि है आपका 36, यानी कि 30 या 36 इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा। अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन में सिर्फ एक ही संख्या होता है जो कि 6 से कट रहा होता, तो वही आंसर हो जाता, आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। अब चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हमें सिक्कों का अनुपात क्या दिखा हुआ है, 5 6 और 8 के अनुपात में है। ठीक है, कौन कौन सा है, ये 1 रुपए का है। ठीक है, तो ये 1 रुपए का है तो हमने 100 मान लिया, ये 50 पैसे का है, और ये आपका कितने का है, 25 पैसे का। ठीक है, हमने सिक्कों को, ये तो अनुपात में था, हमने इसको वैल्यू दे दिया, यानी कि x से मल्टीप्लाई करके इसे एक वैल्यू में बदल दिया। अब ये 5x सिक्के हैं, 6x हैं और 8x हैं, यानी कि इसे अब जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 500x हो जाएगा। ये टोटल इसका अमाउंट आ गया।
इसको करेंगे तो 6 पचे 30 यानी कि 300x आ गया, ये भी इसका टोटल अमाउंट आ गया। और जब हम इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 200x, ये हमारा टोटल अमाउंट आ गया। और इसे जब हम प्लस कर लेंगे तो हमें कितना दिया हुआ है 60 रुपये, मतलब ये अमाउंट ये अमाउंट ये अमाउंट सबको जोड़ेंगे तो 60 रुपये। ये रुपये में है ना, पैसे में बदल लेते हैं, 6000 पैसे हो गए क्योंकि ये सब भी पैसे में है। ठीक है, तो आप चलिए सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। 500 और ये 500 आपका कितना हो गया 1000x बराबर में आपको दिया हुआ है 6000, यानी कि इससे जब हम काटे तो हमें x का वैल्यू कितना मिला 6 मिला। अब हमें क्या पता करना था, तो पता करना था 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी है 6x, यानी कि 6x बराबर कितना हो जाएगा 6 इंटू में 6, x का वैल्यू रख दिए तो कितना आ गया 36, और यही हमारे इस सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना इजी से सवाल है, अगर आप इससे सॉल्व करते हैं तो भी बेहतर है और अगर आप ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो भी बेहतर है। बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें से 6 से कटने वाली संख्या कौन सी है। ठीक है, उतार लीजिए इसे। चलिए दोस्तों हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि 24, 30, 36 और 46 में प्रत्येक में से अगर x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपाती हैं। तो 2x प्लस में 3 और 3x प्लस में 2 के बीच का मध्य अनुपात क्या है। तो हमें पहले निकालना होगा x का वैल्यू। अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है 24, फिर अनुपात में 30, फिर समानुपात कितना है 36 और अनुपात में 46। अगर हम इस सवाल को बनाने जाएं तो हम क्या करेंगे x घटाएंगे, यानी कि इन दोनों का तो मल्टीप्लाई होता है और इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए 24 माइनस में x, ठीक है ये, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको 46 माइनस में x बराबर में हम लिखेंगे कि 30 माइनस में x और बटा में 36 माइनस में x। ठीक है, अब हम इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करते हुए जाएंगे, प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप ये इक्वेशन तक यहाँ तक समझ गए। ठीक है, यहाँ तक आप लोग उतार लीजिएगा, आप बाद में पॉज करके मैं इसे मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि इसको हम इजी तरीके से कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे कि 6 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 10 का। अब इस 10 से आप इस प्रथम अनुपात को गुना कर दीजिए, यानी कि 24 मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, और अब इस 6 से इसको क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो मैं पहले इधर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये 6 के 36 का 6 हाथ में बचा 3 और 6 का बचा 18, 18 और 3 आपका 21 हो जाएगा, यानी कि 216। ठीक है, मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाइएगा। 36 गुने में 6, तो ये आपका आ गया 240, ये आ गया आपका 216। इन दोनों में अब हमको डिफरेंस निकाल लेना है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 4, और यहाँ हो गया 3, 3 में से 1 गया तो 2, 24। अब ये 24 जो आया है इन दोनों का डिफरेंस निकालिए, तो 4 का आया, बटा में 4 कर दीजिएगा तो आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा x का वैल्यू 4 से 4 5 20 4 6 24, 6 आ गया। मतलब x बराबर हमें कितना मिल गया 6। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट है, बस दिमाग में एक बार और मैं समझा देता हूँ, एक बार और समझ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। क्या करना है आपको, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। इनका जो डिफरेंस निकलेगा यानी कि 6 से इसके पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है और इस 10 से इसके पहले नंबर को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमने लिख लिया 240 आ गया और 216 आ गया। इन दोनों का डिफरेंस और इस डिफरेंस का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस जो आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और इसके डिफरेंस का जो डिफरेंस आएगा उसको नीचे रखेंगे। ठीक है, और इसको जब काटेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। अभी आपको देखने में थोड़ा लंबा लग रहा होगा, लेकिन जब आप मन में करने लगेंगे ना, जब इसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सवाल को आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, आप ऐसे ही मन में ही करके इसको निकाल लीजिएगा। अब देखिए x का वैल्यू आपको निकल गया है, x का वैल्यू कितना 6। तो अब हमें बताना है कि 2x प्लस में 3 कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 6 का 6 12, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस में 3, ये आ जाएगा 6 का 6 12, 12 और 3 आपका 15। ठीक है, दूसरा हमारा इक्वेशन क्या है 3x प्लस में 2, तो ये कितना आ जाएगा, ये 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और फिर प्लस में 2, 6 का 6 छते 18, 18 और 2 20। ठीक है, अब ये आपका आ गया इसका वैल्यू इसका वैल्यू। अब आपको क्या पता करना है इसमें कि इनके बीच का मध्य अनुपात क्या है। तो मध्य अनुपात के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैं पहले ही लिख लेता हूँ, मध्य अनुपात मतलब बीच का, तो हमने x स्क्वायर मान लिया इसको, कहीं हमने और x मान कर रखा है, तो
तो चलिए यहाँ x मान के रखा है, हम x नहीं मानते हैं, यहाँ पे हम p मान लेते हैं। ठीक है, ये मध्य अनुपात है, तो p बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, इस 15 का और इस 20 का हम अंडर रूट में गुणनफल निकाल लेंगे। तो जब हम निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 10√3 और यही इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसे भी। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा है कि 8400 रुपए को पी, क्यू और आर में क्रमशः 2/3 और अनुपात 3 अनुपात 1/3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो आर का हिस्सा क्या है। तो हमने पहले इसको क्या पी क्यू आर में, पी क्यू और आर में इसे बांट दिया है। एक है हमारा 2/3, एक है हमारा 3 और एक है हमारा 1/3। अब हमें क्या करना चाहिए, इसको हम एक सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, तो हम क्या करेंगे 3 से ही गुना कर लेते हैं। तो अगर हम इस पूरे ही इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा हो जाएगा 3 के 9 और ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि 2:9:1 में ये आ गया। अब हमसे बोला है कि ये टोटल ही इस जो इतना है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है हमको, 8400 रुपये, यानी कि 9 1 10 2 12। इस 12 का वैल्यू हमको 8400 रुपये जब दिया हुआ है, तो हमसे पूछा है आर का, आर का कितना है 1, तो 1 बराबर कितना होगा, तो हम अब 12 से इसको भाग दे देते हैं। तो 12 से जब इसको भाग देंगे तो ये कितने बार में जाएगा, 12 ये 7 बार में, यानी कि 700 आया। तो 1 बराबर में कितना 700, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान सा सवाल था, उतार लीजिए इसे। हमारा अगला सवाल ये है कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनका अंतर 15 है, तो संख्याओं का अनुपात क्या होगा। बहुत सिंपल सा सवाल है। संख्याओं का योग यानी कि x + y इक्वल टू हमको दिया हुआ है 25 और x - y इक्वल टू हमें दिया हुआ है 15। तो हमें पूछा है कि x y का अनुपात क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको जनरली जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 2x और ये प्लस माइनस में कट गया, ये हमारा हो जाएगा आपका 25 और 5 30 और 10 40, यानी कि x बराबर कितना निकला, 2 से भाग देंगे तो ये 20 बार। x का वैल्यू कितना निकल गया 20। हम किसी भी एक इक्वेशन में बैठा देते हैं, यानी कि x प्लस में y इक्वल टू हमें 25 दिया हुआ है, तो हम x का वैल्यू 20 बैठा दिए, प्लस में y इक्वल टू 25, यानी कि y बराबर हमें कितना मिल गया, ये 20 इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि y बराबर हमें 5 मिल गया। तो चलिए x बराबर भी मिल गया, y बराबर भी मिल गया। हमें बताना है कि x बटा में y कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 बटा में 5। तो जब हम काटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 से कितने बार में गया, 5 चौके 20 और 1, यानी कि ये 4 अनुपात में 1 आया और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उतार लीजिए, बहुत आसान सा सवाल है। हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है कि शैम्पू A और B का क्रय मूल्य क्रमशः 4:3 है और शैम्पू C का क्रय मूल्य जो है वो क्या है हमारा 70 रुपये है। ठीक है, ABC का अनुपात ज्ञात कीजिए यदि तीनों शैम्पू का कुल क्रय मूल्य जो हो वो 560 रुपये हो। अब देखिए यहाँ पे बता दिया है कि तीनों शैम्पू का क्रय मूल्य कितना है 560 रुपये। ठीक है, और तीसरा C शैम्पू का क्रय मूल्य कितना है 70, यानी कि 2 का कितना आएगा हमारा, हम इसको माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आ गया 0 और यहाँ 16 में से 7 गया तो 9 और यहाँ हमें 4, यानी कि 490 रुपये। ठीक है, अब आपको बताया गया है कि A B का अनुपात क्या है, A और B इसका अनुपात कितना है 4:3, यानी कि इस 7 बराबर में 4 और 3 7 होता है, 7 बराबर में आपको 490 है, तो आपका कितना आ जाएगा। अब आपको क्या फाइंड करना है 4, तो आपको 3 का फाइंड कर लीजिए, आप 4 का भी फाइंड कर लीजिए। तो 4 का हम फाइंड कर लेते हैं, 4 का कितना होगा 7 से देखिए 7 7 49 यानी 70 बार में गया, तो 4 का कितना हो जाएगा 7 चौक 28, यानी कि 280, ये हमारा 1 निकला। 3 का अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 3 21, यानी कि 210। तो अब हमें क्या पता चला, अब हमें ये पता चल गया है कि देखिए ये हमारा A का निकला, ये हमारा B का निकला और C का हमको पता ही है कि कितना है 70। तो अब हमें इसी का अनुपात में निकालना है। तो देखिए 280 अनुपात 210 अनुपात 70, 0 0 0 कट गया, 7 से काटे 7 से एक बार में, 7 से 7 21
और 7 चौक 28, यानी कि 4:3:1, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। ठीक है, मैं इस तरीके से, मैं चाहता तो डायरेक्ट काट सकता था, लेकिन मैं इस तरीके से काट रहा हूं कि ताकि आपको समझ में आए कि किस किस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स कटते हैं। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 25 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है और इसमें अनुपात 16:1 बनाने के लिए कितना लीटर दूध डालना चाहिए। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसमें हमें पहले बता दिया कि 4 और 1 के अनुपात में है। इसमें हमें क्या मिलाना है, दूध मिलाना है, हमने x मिला दिया और ये अनुपात कितना हो जाएगा, 16 और 1 का। ठीक है, अब देखिए ये 1 तो बदल नहीं रहा है, बदल रहा है ऊपर वाला ही, तो यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कि हमारा 16 हो जाएगा। यहाँ हमको ऐसे ही समझ में आ गया कि 12 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। चलिए, अब हमें बोला है कि 4 जो अनुपात में 1 में है, यानी कि ये टोटल अमाउंट कितना हो गया, 5 का, और इस 5 बराबर में हमें दिया हुआ है कि ये 25 है, मतलब कि ये 5 यूनिट बराबर दिया हुआ है कि हमें 25 लीटर है। तो हमें निकालना है कि 12 जो रेशियो, आपका रेशियो बोल दीजिए या बोल दीजिए यूनिट, तो 12 यूनिट बराबर में कितना होगा। 5 से इसको काटे तो 5 बार में गया, यानी कि, और 5 से गुना करेंगे तो 12 × 60, यानी कि ये इसका 5 गुना है तो ये भी इसका 5 गुना होगा, यानी कि 60 लीटर, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। बहुत आसान सा सवाल है, उतार लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल है कि एक वर्ग और एक वृत्त की परिधि के बीच का जो अनुपात है वो 7:11 है। वर्ग और वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे परिधि दोनों के लिए बोल दिया है, लेकिन वृत्त के लिए परिधि बोला जाता है और वर्ग के लिए परिसीमा, बात बराबर ही है। ठीक है, तो देखिए वर्ग का जो आपका परिसीमा होगा वो क्या होता है, आपका 4a होता है, और वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr। ठीक है, ये हमें कितना दिया हुआ है, 7/11। हम क्या करेंगे, इस a यानी कि साइड का और ये r यानी कि अर्धव्यास का रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर हम देखते हैं तो ये 2 से 2 बार में गया, और ये 2 इधर जाके ये a/r हम लिख देते हैं यहाँ पे, और यहाँ देखिए 7/11, और ये 2 इधर जाएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, और ये पाई जो है जो इधर जाएगा, यानी पाई बराबर 22/7 होता है। तो हम इसे यहाँ पे लिख भी सकते थे, गुना में हमने लिख दिया 22/7, जो कि उधर जाता तो भी ये 22/7 होता। यहाँ नीचे है भाग में, ऊपर जाके गुना में हो गया, 7 कट गया, और 11 दूनी 22 और 22 कट गया। तो आपको कितना पता चला, ये a/r आपका 1:1 आया। चलिए ठीक है, अब हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, और ये हमारा हो जाएगा पाई r का स्क्वायर। पाई की जगह पे हम फिर से क्या लिख लेते हैं, 22/7 लिख लेते हैं, ताकि कोई कंफ्यूजन ही ना रहे। चलिए, अब a हमारा 1 है तो हम 1 का स्क्वायर लिख लिए। ये हमारा 22/7 है तो 22/7, और गुना में ये भी 1 है तो 1 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/22, और ये 7 जो इधर भाग में है ये उधर जाकर गुना में बदल जाएगा ऊपर, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 7/22, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसे उतार लीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले सवाल को देख लेते हैं। हमारा अगला सवाल थोड़ा कॉन्सेप्ट मेथड पे है, तो इसलिए जरा इसे ध्यान से पढ़िएगा। मोनिका के जन्म के समय उसके पिता की आयु जो है 38 वर्ष थी, जबकि उनकी मां की आयु उसके 4 वर्ष छोटी बहन के जन्म के समय में 36 वर्ष की थी। अब उसकी जो छोटी बहन है वो 4 वर्ष से छोटी है, यानी कि वो उसके बाद पैदा ली है। ठीक है, अब आते हैं हम, तो उसके माता पिता की आयु के बीच का अंतर जो है वो क्या होगा। अब देखिए, आपके और आपके भाई के उम्र के बीच का अंतर अगर हम मान लें कि 2 वर्ष का है अभी के समय में, तो 20 साल के बाद क्या ये अंतर बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, ये 2 साल का 2 साल ही रहेगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, हम मोनिका के जन्म के समय में ही माता पिता के आयु का अंतर निकाल देंगे। अब हम मान देख लिए, यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि ये मोनिका जो है, मोनिका 0 साल की है, मतलब अभी इसने पैदा लिया है। चलिए, उनके पिता का जो फादर का उम्र है ये 38 साल है। अब मोनिका से 4 साल छोटी,
तो यानी कि वो 36 साल की उम्र में उनकी माँ ने उस मोनिका की छोटी बहन को जन्म दिया था। यानी कि मोनिका को कब जन्म दिया होगा, 4 साल पहले ही दे दिया होगा। यानी कि वो 36 साल से 4 साल कम होंगी, यानी कि 32 साल में ही उन्होंने जन्म दे दिया होगा। तो हम अगर माता लिख लें, यहाँ पे हम मदर लिख लेते हैं, मदर लिख लें, तो ये 32 साल की उम्र में मोनिका को जन्म दिया और इन्होंने 38 साल की उम्र में मोनिका को जन्म दिया, मतलब माता ने जन्म दिया। ठीक है, तो अब यहां पे हम क्या देख लेंगे, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 6 साल का है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 6 वर्ष। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हमारा रेशियो और प्रोपोर्शन का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे और आपके पढ़ाई को मजबूती दे रहे होंगे। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त, साथी, यार, बंधु को अपना ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उनकी पढ़ाई में भी थोड़ा हेल्प हो सके। और दोस्तों, अगर आपको लगता हो कि इस वीडियो में कोई और सुधार की जरूरत है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपका कोई सजेशन हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बोलिएगा। आपके किसी चैप्टर में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में बोलिए ताकि हम आने वाले जो क्लासेस हैं उसमें उस चैप्टर को हम सॉल्यूशन करवा सकें। तो दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।